मैं रत्ना सिन्हा, जीएम एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कंपनी ज्वाइन किया है 17 अगस्त 1993 में। मैंने कंपनी ज्वाइन किया था एज टेलीफोन ऑपरेटर 17 अगस्त 1993 को। मुझे आज भी याद है जब मैं इंटरव्यू देने आई थी, दोपहर का समय था। काफ़ी नर्वस थी मैं, लेकिन जब हम रूम में पहुंचे तो सारे, बाद में पता चला कि जितने बोर्ड मेंबर हैं सारे बोर्ड मेंबर थे वहाँ। बट जिस तरह से बात हुई, सर ने जिस तरह से बात किया, तो हम काफ़ी आश्वस्त हो गए। उसके बाद ठीक से सारा जवाब दिए। मेरा जो जॉब था वो टेलीफोन ऑपरेटर का था। मुझे EPBX के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। उसके बाद मुझे प्रैक्टिकल के लिए भी बैठा दिया गया EPBX पे। बड़े मुश्किल से मैंने उसको खैर मैनेज किया, समहाउ मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उस दिन मैंने ये फील किया कि ये जगह जो है मेरे लिए बहुत सेफ है और शायद हमको यहाँ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो तभी मैंने ज्वाइन किया, जबकि इसके पहले जब हम जहाँ जॉब में थे वहाँ मुझे थोड़ा बेहतर ही सैलरी मिल रहा था, लेकिन भी हम यहाँ देखे कि हम सेफ है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। तो 95-96 तक हम इसी तरह रहे। फिर 94 में मुझे पहली बार ISM के सेमिनार में दिल्ली जाने का मौका मिला, और उस समय पहली बार हम CMD सेक्रेटेरिएट के पार्ट हुए, जो आज मेरा डिपार्टमेंट है। उसके पहला पार्ट जो हम हुए वो 94 के ISM सेमिनार में पहली बार दिल्ली आए, और अच्छा रहा, वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था। उसके बाद 95-96 से हम पूरी तरह से CMD सेक्रेटेरिएट में आ गए। 97 में मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका मिला। ISM का ही सेमिनार था जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप मॉरिशस गया, और उसमें सर ने गार्ड लेवल तक के लोगों को कहा कि पहली बार जा रहे हैं हम लोग बाहर, तो हमारे जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी ले जाएंगे। तो 4-5 हमारे गार्ड लेवल के लोग थे। तो इस तरह हमारा विदेश यात्रा भी पहला 97 में हुआ। इसके पहले 96 में ज्वेलरी एग्जीबिशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें कि लेडीज गार्ड की भी जरूरत थी। तो उस समय हम दिल्ली में उतने लोग नहीं थे, स्टाफ नहीं थे। पटना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ज़्यादा रिच था एम्प्लॉय के हिसाब से। तो वहाँ से हम एक टीम लीड करके आए थे 10 लेडीज का, वो ज्वेलरी एग्जीबिशन में। उन लोगों ने ज्वेलरी एग्जीबिशन में हम लोगों ने पार्ट लिया। ये ज्वेलरी एग्जीबिशन दिल्ली रीजन देख रहा था, लेकिन इसको सुपरवाइज पूरा चेयरमैन ही कर रहे थे। तो इस तरह ये मेरा पहला एक्सपीरियंस SIS किसी इवेंट को हैंडल करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। इसके बाद मुझे, अभी हम AO में ही थे, तो सर ने एक दिन अचानक मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि आप SIS न्यूज़ का संपादन देखेंगी। तो इस तरह मुझे SIS न्यूज़ का भी आया। तो SIS न्यूज़ मेरे लिए बिल्कुल नया काम था। सर ने कहा मुझे करना था, लेकिन सर का इसमें बहुत सहयोग रहा। सर मेरे साथ कभी कभी रात में प्रिंटर के यहाँ भी रुकते थे, अगर ज़रूरी है तो इशू मिलना है तो सर भी जाते थे मेरे साथ, प्रेस भी जाते थे। तो हमको सर का बहुत सहयोग मिला और हम इस काम को भी सीखे। उसके बाद उसी साल सर ने कहा कि एक कैंटीन चलाएंगे, क्योंकि वो देखते थे कि गार्ड लोग आते थे और इधर उधर खाना वाना खाने जाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने एक सब्सिडाइज कैंटीन शुरू कराया। वो भी, उसका भी संचालन मैं ही कर रही थी, उसका इंचार्ज हम ही थे। तो वहाँ 10 रुपए 5 रुपए में सब्सिडाइज खाना मिलता था, और सर का मेन उद्देश्य यही था कि इसमें गार्ड लोग अच्छा पेट भर के खाना खाएंगे। इन 1998 में हमारा सबसे बड़ा यूनिट ASI आया। तो उसका जो प्रिपरेटरी वर्क था, वो चूँकि चेयरमैन खुद देख रहे थे, तो नेचुरली हम लोग भी उसमें बहुत इन्वॉल्व थे। ASI का टेंडरिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, ASI टीम को ट्रेनिंग सेंटर ले जाना हो, जितना भी सेक्रेटेरियल वर्क था, कॉरेस्पोंडेंस था, वो सारा हम लोग का जिम्मेवारी था CMD सेक्रेटेरिएट का। तो वो हैंडल हुआ। चूँकि ASI का यूनिट आ गया था और सर अब ज़्यादा दिल्ली रहने लगे थे, तो सर मेरा भी उसके साथ पटना से दिल्ली आना शुरू हुआ। फैमिली भी डिस्टर्ब हो रहा था, तो भी हम 2000 में फाइनली हम भी सर के साथ दिल्ली आ गए। 2001 में IPS देहरादून, इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून की स्थापना हुई। ये भी अपने आप में एक सर का, चेयरमैन के दूरदर्शिता को और उनके दृढ़ निश्चय को दिखाता है कि जब हम लोग वो जगह लिए थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ स्कूल इतनी जल्दी शुरू हो पाएगा, लेकिन सर का टारगेट था कि अप्रैल में हम स्कूल को शुरू कर देंगे, और वो शुरू भी हुआ।
एक पहला बैच बच्चों का आ गया और स्कूल शुरू हो गया। तो इसमें भी हम लोगों का काफ़ी योगदान रहा। शुरू से ही हम लोग IPS के जो भी फ्रॉम द डे 1 से लेके आज तक हम लोग अभी भी IPS से जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग का योगदान है। तो इस तरह मतलब धीरे धीरे हमको फैमिली को भी लाना पड़ा। फिर फैमिली को हम बच्चों को देहरादून स्कूल में डालें। तो जब हम स्कूल में डालने लगे तो सर ने ही एक स्कीम लाए, सर स्कीम लाए बच्चों की शिक्षा के लिए, जो आज भी चल रही है कि SIS के बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको 15% 25% वो लगेगा। तो वो उसी समय शुरू किए। तो सर हमेशा ये देखते थे कि कहाँ अपने लोगों की भलाई हो रही है ना, उसी हिसाब से स्कीम बना देते थे। तो हमारे बच्चे भी फिर देहरादून में ही पढ़ने लगे। IPS के अलावा अवसर, देशप्राण, हिंदुस्तान समाचार, सर की जितनी भी समूह कंपनियां हैं उसमें हमारा योगदान रहा है। अवसर की स्थापना सर ने ऐसे मेधावी बच्चों के लिए की है जो कि पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए सर ने शुरुआत किया है, जिसमें IIT के खास करके IIT की कोचिंग दी जाती है 10th के पास बच्चों को। अभी तक हम लोगों ने करीब 35 बच्चे IIT NIT में जा चुके हैं और इस साल 2 बच्चे IIT मुंबई गए हैं, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है ये रिजल्ट। और अभी बच्चे अभी एडमिशन हो ही रहा है। इसके अलावा हमने आद्या ऑर्गेनिक्स में काम किया है। आद्या ऑर्गेनिक्स भी सर का सोच ये है कि सभी लोगों को शुद्ध खाना मिले। कोरोना के समय सर ने अपना जो भी टाइम था उसको सर ने इसी में लगाया कि ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। उन्होंने खुद कोरोना काल में देहरादून में जब थे तो वो पूरा एक नर्सरी तैयार किए। उनका है कि शुद्ध आहार सबको मिलना चाहिए। तो वो आज के डेट पे आज भी वो इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा सर का जुड़ाव जहाँ जहाँ से भी था वहाँ मैं पूरी तरह जुड़ी। वहाँ के कार्यक्रम को संचालित करना हो या सर का ट्रैवलिंग हो, जो भी चीज़ हो, वो सारा कुछ, जिसमें कि चित्रगुप्त आदि मंदिर है जहाँ सामूहिक विवाह होता है। सर ने उस मंदिर को बनाने में खुद ही काफ़ी डोनेशन भी दिया है और वो लगे रहते हैं उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए। वहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ सामूहिक विवाह होता है और सामूहिक विवाह जब होता है तो वहाँ जो लड़की वाले लोग हैं उन लोगों को कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। वहाँ जो भी खाना पीना है वो सर की तरफ से होता है और जो उस समिति के लोग हैं वो लोग अपना जो गिफ्ट दिए वो। तो ये सामूहिक विवाह वहाँ का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज को। ऐसा नहीं है कि ये खाली कायस्थों के लिए, कोई भी आके वहाँ शादी ब्याह कर सकता है। तो इसमें भी हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सर ने एक अभियान शुरू किया है संगत पंगत, जो कायस्थ समुदाय के लिए है, जिससे कि इसमें भी सर का यही है कि अगर एक सबल व्यक्ति एक निर्बल का हाथ पकड़ ले तो वो भी सबल हो जाएगा। तो सर का यही है। तो इसमें सर लोगों की, बच्चों की का शादी ब्याह है, दहेज है, बच्चों का पढ़ाई है, हर तरह कानूनी सलाह है जिस तरह का है, और चित्रगुप्त मंदिर का प्रचार प्रसार, ये सारे चीज़ जो है। तो इसमें सर का जो भी काम है उसमें मेरा योगदान इस तरह है कि उसको सर आदेश देते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ये है, सर का आइडिया है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए हम सर के हर काम से जुड़े हुए हैं और सर का हर काम लोगों की भलाई के लिए है। तो थोड़ा हमको भी उससे मिल जाता है कि हम भी सर के माध्यम से हम भी कुछ कर पा रहे हैं, कुछ योगदान समाज को दे पा रहे हैं। मेरा भी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत मेनली ये हुई कि हमारे जो गार्ड लोग हैं उन लोगों को कोई बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि बैंक में होता है कि गारंटी दो, बहुत सारा चीज़ होता है तो उन लोग को, और अगर लोन मिला भी तो इंटरेस्ट लग जाता था उन लोगों को। तो बहुतों ने सर को अप्रोच किया लोन वगैरह के लिए, तब सर ने वही सेवा शुरू किया, सेवा, जहाँ कि हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देते थे और उसका एक जो उनकी ग्रॉस सैलरी होती थी इंटू 4 इंटू 6 अलग अलग सिस्टम था। उस हिसाब से हम लोग उनको, बहुतों को लोन दिया हम लोगों ने, बहुत साल तक चला ये। इसमें मेन था बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, और घर हम लोग उन्हीं को देते थे जो इसका काफ़ी टेन्योर हो जाता था। तो सर्विस ईयर और सर्विस के हिसाब से हम लोग देते थे लोन। तो और इसमें इंटरेस्ट फ्री होता था, इसमें कोई ये नहीं लगता था। 10, 14, 15 जो भी इंस्टॉलमेंट उनके सहूलियत के हिसाब से, उनका क्या ग्रॉस है, वो कितना मैनेज कर सकते हैं, 750 दे या 1000 दे, उसी हिसाब से उन लोग का इंटरेस्ट फ्री
उन लोग का इंस्टॉलमेंट हुआ करता था, जो काफ़ी सालों तक चला। अभी वो काफ़ी लिमिटेड हो गया है। हमारा जो चेयरमैन का ऑफिस था, जो सीएमडी सेक्रेटेरिएट में था, पहला जो शुरू हुआ सरकार रेंटेड हाउस था A1/152 सफदरजंग इनक्लेव में। उसी के गैरेज से हम लोगों ने चेयरमैन का सेक्रेटेरिएट जो है वो शुरू किया। हम थे, मोहंती, अतानु, और जब हम नहीं होते थे तो दीपा निर्जा आ जाती थी। तो वहां से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। और सर का जो रूटीन था वो सुबह 10 बजे तक हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते थे। उसके बाद सर मीटिंग पे चले जाते थे और फिर शाम में आते थे और रात के 12 बजे तक काम करते थे। तो हम लोग पूरा टाइम सर के साथ रहते थे। उसके बाद A1/152 के बाद फिर उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस CC28 नेहरू प्लेस में हुआ। यहाँ तब तक GMD आ गए थे और तब यहाँ से मुझे GMD के साथ भी काम करने का मिला और उससे भी हम बहुत कुछ सीखे। टाइम मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, कॉस्ट कटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ से हम लोग का SIS का ब्रांडिंग का शुरुआत हुआ। उसके पहले ब्रांडिंग उतना ये नहीं था। उसके बाद SIS सारे ऑफिसेज का ब्रांडिंग, स्टेशनरी, सब चीज़ नए सिरे से पूरा ब्रांडिंग शुरू हुआ। वहीं से ब्रांडिंग की शुरुआत हुई। SIS ब्रांडिंग जो हुआ वो वहीं से हुआ। दो हजार में कॉन्फ्रेंस मुझे याद है बेलचंपा में, छोटा कॉन्फ्रेंस था लेकिन वही हम लोग के लिए बहुत बड़ा था उस समय, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। उस समय मतलब फ़्लाइट का उतना ऑप्शन भी नहीं था और बेलचंपा कनेक्टेड भी नहीं है, तो सारे लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे। तो और जाड़े का दिन था, तो था उस समय भी चैलेंजेस थे कि कोहरा हो गया तो लोग लेट हो रहे हैं, बट जो भी था वो बहुत ही इंजॉयफुल था। और उसके बाद हम लोग रात में डिनर, सारा कुछ होता ही था। उसके बाद मुझे जो याद है, उसके बाद हमने दिल्ली से बाहर शुरू किए, मतलब वहाँ से बाहर शुरू किए भोपाल, आगरा, चेन्नई, बेंगलोर और भी बहुत सारी जगह। और अब पिछले 2 साल से यहाँ तो धीरे धीरे साइज बढ़ते गया। हम एक छोटे हॉल से शुरू किए और पहले ऐसे ही बस ब्रांडिंग हो जाता था। आप पुराने फोटो अगर होंगे तो देखिए कि ऐसे ही लिखा है सीनियर एग्जीक्यूटिव मीटिंग कहलाता था पहले, एनुअल कॉन्फ्रेंस नहीं, तो वो लिखा है। तो उसमें ब्रांडिंग वेंडिंग नहीं, कुछ खास ये नहीं होता था। प्रेजेंटेशन लोग करते थे, उस समय प्रोजेक्टर पे करते थे, लेके आते थे, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होता था, उस तरह से होता था। उसके बाद हम लोग भोपाल आए, तो भोपाल में थोड़ा ब्रांडिंग हम लोग किए। रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम लोग ब्रांडिंग स्टार्ट कर दिए थे कि रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए, लोग को दिखना चाहिए कि SIS कोई मीटिंग कर रहा है। तो भी उस समय भी हमको लगता है 200 लोग होंगे, 200-250 लोग होंगे। आगरा में भी हम लोगों ने अच्छा कॉन्फ्रेंस किया था। आगरा में उसके साथ सर ने एक और रखा था कि वहाँ योगा क्लासेस भी करवाए थे सर, मतलब सेशन के बीच में भी योगा होता था और मॉर्निंग और इवनिंग में भी योगा होता था। हम लोग फरीदाबाद में भी 2 कॉन्फ्रेंस किए हैं। एक फरीदाबाद का क्लैरिजेस में बढ़िया कॉन्फ्रेंस हुआ था, थोड़ा आई थिंक 7-8-10 साल पहले का होगा वो। तो साइज धीरे धीरे बढ़ता गया, ब्रांडिंग भी धीरे धीरे लेता गया। पहले हम लोग प्रोजेक्टर पे करते थे, फिर फ्रंट प्रोजेक्शन करते थे। उसके बाद हम बोले नहीं, बैक प्रोजेक्शन करो। बैक प्रोजेक्शन के बाद हम लोग साइड में स्क्रीन लगाना शुरू किए। साइड में स्क्रीन के बाद हुआ कि नहीं, बड़ा स्क्रीन बीच में लगाया जाए। अब वो स्क्रीन का साइज इस बार तो ह्यूज साइज था, तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया। ब्रांडिंग भी पिछले 2 साल से ब्रांडिंग एक अलग लेवल का है। मतलब अब परेशानी ये है कि अब अगला क्या करेंगे हम लोग। इतना आगे आ गए, इस लेवल पे पहुंच गए कि आगे क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें लॉजिस्टिक्स हम लोग को सारा कुछ देखते हैं, लोगों का ट्रैवलिंग, लोगों का एकोमोडेशन, लोगों को रिसीव करो, पहुंचाओ, लोगों को गिफ्टिंग करो। तो ये सब शुरू में उतना गिफ्टिंग वाला नहीं था, गिफ्टिंग भी अभी इधर शुरू हो गया है। शुरू में हम लोग बस नोटबुक पेन दे देते थे, अब लेकिन वो गिफ्टिंग भी शुरू हो गया है धीरे धीरे। मतलब उसका रूप ही बदल गया है आज के एनुअल कॉन्फ्रेंस का रूप। अब उत्सव है, ये एक एनुअल मीट है और एक लोगों को सब कोई चाहते हैं कि वो इसका पार्ट बने। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो लिस्ट बनाना होता है कि किसको लें और किसको छोड़ें। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किसको किसको लें। मेन चैलेंज यही है। चैलेंज तो बहुत सारे हैं, मतलब अब फूड भी एक चैलेंज है। फूड भी आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। एक फूड किसी को पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है। ब्रांडिंग तो चलिए ठीक है, लेकिन फूड एक बहुत बड़ा चैलेंज है कॉन्फ्रेंसेस में।
खास हिस्सा तो हमेशा SIS ही रहेगा, क्योंकि मेरे खून में SIS है और हम SIS में ही सारा चीज़ जो भी सीखे हम SIS से सीखे और तभी हम दूसरे जब संस्था में जाके उस काम को हम कर पाए। तो हमेशा मेरे लिए SIS जो है वो और टॉप पे रहेगा हमेशा। और मेरा सबसे मतलब जर्नी जो है वो SIS के थ्रू ही है जर्नी। मेरा पर्सनल जर्नी हो, मेरा स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी कुछ भी हो वो SIS से है। पर्सनल ग्रोथ मतलब स्किल अगर ऑफिशियल छोड़ दे तो पर्सनल में मेरा यह कहना है कि हम जब SIS ज्वाइन किए थे तो कभी नहीं सोचे थे कि हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे या हम बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई क्या दे पाएंगे। आई वाज डार्क, लेकिन हम धीरे धीरे SIS के बदौलत ही आज जो भी हैं हम, चाहे मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, उन लोगों का शादी ब्याह जो हो, सब SIS के कारण हुआ है। तो इसलिए पर्सनल ग्रोथ हम इसी को मानते हैं। इसमें हम ये जैसा कि हम बताएं कि हमने ज्वाइन किया था एज टेलीफोन ऑपरेटर, लेकिन उसके बाद जब CMD सेक्रेटेरिएट में आ गए तो सर के टाइम के साथ हम मैच किए। हमेशा सर को ज़रूरत पड़ी, हम पटना से दिल्ली आ गए। मेरे लिए सबसे पहले SIS था, फैमिली भी सेकंड इस पे था। पहले मेरे लिए SIS था, सर का काम होना चाहिए। सर का रूटीन भी मैंने बताया, सर सुबह काम करते थे रात के 12 बजे तक, तो सर के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते थे। हम इस हिसाब से हम हमेशा योगदान दिए कि सर कभी मुझे खोजे हो और हम ना मिले हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा योगदान हम समझते हैं कि यही है कि हम हमेशा अवेलेबल 100% अवेलेबल रहें सर के लिए, और उनके हिसाब से हम अपने को शिफ्ट भी करते रहें। दिल्ली से देहरादून, पटना से दिल्ली, जहाँ भी जाना हुआ हम ट्रैवल भी किए सर के साथ। तो हम इस हिसाब से, और उनको भी ये मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि हम इसको अगर काम बोल दिए तो काम हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। देखिए, सर की पर्सनालिटी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। सर जब किसी से मिलते हैं तो वो कभी आपको फील ही नहीं होगा कि आप उनसे छोटे हैं। मतलब अगर ऐसे बात करें तो बड़े छोटे का कोई उनको ये नहीं है। अगर कोई भी आता है तो बैठ जाओ, खाना खा लो। वो अब तो इतनी बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन और सर अब SIS में उतने रहते भी नहीं है, लेकिन जब तक थे वो एक एक व्यक्ति को बाय नेम जानते थे, उसके परिवार को जानते थे। वो कभी मतलब किसी काम को कम नहीं समझते थे। तो हम लोग उनके साथ रहे तो हम लोग हर तरह का काम किए। जब चेयरमैन कोई काम कर सकते हैं, चेयरमैन बैठ के अगर इन्वेलप पे टेप लगा सकते हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई काम छोटा नहीं था, सब काम एक जैसा था। तो वो जो कल्चर नीचे आया ना, तो जो भी लोग उनके साथ काम किए हुए हैं वो कभी नहीं सोचते कि काम छोटा है या बड़ा है। तो सर कभी किसी काम को छोटा नहीं समझे, हर काम को सर कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये जो उनका ट्रैवल किया है लोगों में, तो ये चीज़ें, और लोगों से मिलना, किसी को भी ये फील नहीं होगा कि सर बहुत बड़े आदमी हैं और वो किसी से कैसे मिल रहे हैं। लोगों में फैमिली कल्चर है। लोग अभी हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो एक दूसरे के परिवार को जान रहे हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग खड़े होते हैं। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हो रहे हैं, जो कि चेयरमैन भी करते आ रहे हैं। तो आज यहाँ भी लोग जो है वो लोग एक दूसरे, अभी हाल में हमने एक्सपीरियंस किया, हमारा हस्बैंड का डेथ हुआ, सारे लोग में मुझे ऐसा लगा कि SIS परिवार है। मेरे अपने परिवार हो चाहे नहीं हो, SIS परिवार है। तो अभी हम तुरंत इसको एक्सपीरियंस किए हैं। इसमें मैं यही कहूँगी कि इनका जो नेटवर्किंग है, इट्स नॉट बाहर का नेटवर्किंग से ज़्यादा उनका इंटरनल नेटवर्किंग है। जो मैंने पहले भी कहा कि वो एक एक लोगों को जानते हैं, एक एक परिवार को जानते। वो जब भी आपसे मिलेंगे तो आपका हाल चाल पूछेंगे, परिवार का हाल चाल पूछेंगे। फिर दूसरा एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके लैंग्वेज में बात करते हैं, भोजपुरी हो, मैथिल हो, वो बंगला अच्छा बोलते हैं, वो नेपाली अच्छा बोलते हैं। तो वो एक आत्मीयता आता है, एक लैंग्वेज से एक आत्मीयता आती है। तो सर का ये बहुत, हम ऐसा चीज़ देखें कि सामने वाला एकदम खुश हो जाता है कि अरे सर आपको बंगला भी आता है, तो वो जुड़ जाता है। और सर का पर्सनालिटी ऐसा है कि लोग उनसे जुड़ जाते हैं।
और सर मतलब लोगों को इतनी इज्जत देते हैं ना, कभी अगर वो टेबल पे बैठे हैं और कोई गेस्ट आया तो वो खाना खिला के ही छोड़ेंगे। तो ये सारा कल्चर नीचे भी है। लर्निंग का तो ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं, तानू मोहंती भी था, डांट खाता, तो बोले सर का डांट आशीर्वाद है, आपको हर डांट से काम मिले और सर से रोज एक चीज़ नया सीखने मिलता है। ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है सर से। और सबसे बड़ी बात है कि सर खुद सीखते हैं। सर आज भी अभी ये आजकल सर क्या है, मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, तो सर खुद सीखते हैं। सर अपना सीखना नहीं बंद किए, तो हम लोग तो जितना वो सीखते हैं हम लोग सीखते हैं। सर एकदम डेली वो कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और हम लोग भी रोज उनसे कुछ लर्न करते हैं। अब स्पेसिफिकली बताना बहुत मुश्किल है, बट एवरी डे वी आर लर्निंग। शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और सर बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां अगर शिक्षित होती हैं तो अपने परिवार को और दूसरे परिवार को, दो परिवार को समृद्ध करती है। हाँ, मेमोरेबल लेके मुझे याद है कि एक पहले भी हम बताए थे कि साल का पहला दिन था और सर की बेटी रिवोली का उस दिन बर्थडे भी होता है, तो सबको इनविटेशन था बर्थडे में आने का, लेकिन उस समय सैलरी लेट आता था, तो सब जगह थोड़ा मर्मिंग चल रहा था कि सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है। तो सर तक ये बात पहुंच गया किसी तरह। तो सर को जब पता चला तो बोले कि नहीं, अब बर्थडे तभी मनेगा जब सबका सैलरी होगा। तो उस दिन कहाँ से फंड आया, क्या आया, उसमें उतने इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उस दिन सबको सैलरी मिल गया और उसके बाद ही बर्थडे मना। तो ये एक चीज़ बहुत ही हमको हमेशा याद रहता है, ये चीज़ सर का वो कहना कि नहीं, बर्थडे अब तभी मनेगा जब सबको सैलरी मिलेगा, और सैलरी मिला उस दिन सबको। तो ये एक वाक्य है जो मुझे हमेशा याद रहता है। आईपीओ लॉन्च में हम खुद भी स्टॉक एक्सचेंज में थे और वो बहुत ही रोमांचक था, बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ ऐसा नहीं था कि खाली प्रोमोटर फैमिली था, वहाँ मतलब पूरे SIS से काफ़ी लोग थे, नए पुराने बहुत लोग थे। और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, वो जब घड़ी टिक 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 हो रहा था और जब वो एक ख़ास टाइम पे लॉन्च हुआ, तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। सभी लोग उतने ही एक्साइटेड थे जितना मैं एक्साइटेड थे। प्रोमोटर फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, वो लोग भी एक्साइटेड थे, बेटी भी आई थी, ऋतुराज था, मैडम थे, सारे लोग थे। तो आई थिंक हमने पर्सनली पूछा तो नहीं, बट दे आर इक्वली एक्साइटेड। जब हम ज्वाइन किए थे तो जहाँ तक मुझे याद है, जब चेयरमैन बाहर जाते थे तो एक सिट्रप भेजा जाता था जिसका फुल फॉर्म है सिचुएशन रिपोर्ट। तो वो पहले फैक्स से जाता था, फिर उसके बाद फैक्स के बाद इंटरनेट के थ्रू जाने लगा। उसमें भी कुछ टेक्निक था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो हम लोग केवल भेज सकते थे, रिसीव नहीं कर सकते थे। तो वो हुआ। उसके बाद कंप्यूटर आया। सबसे पहले सर के पास ही मैंने टैब देखा था, छोटा सा वो लैपटॉप जैसा टैब था, वो पहली बार उनके पास ही देखे थे, जिस पे वो अपना सारा डाटाबेस एंट्री करते थे। तो टेक्नोलॉजी सर ही लेके आए। मोबाइल भी पहली बार सर सीमेंस का मोबाइल रखते थे, उसमें एरियल वो एंटीना निकला होता था, वो वाला भी सर को हम सबसे पहले देखे। उसके बाद वो टैब देखा मैंने। कंप्यूटर एक ही था, फिर एक नया ऑपरेटर आया, नया सिस्टम आया। पहले BGB हुआ करता था, पुराना एकदम। उसके बाद नया सिस्टम आया। उसके बाद ये जो मेल रिसीविंग मेल शुरू हुआ। पहले एक ही दो लोग, बहुत लिमिटेड था कि नहीं, बहुत मतलब लगता था कि क्या चीज़ है, कुछ ही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सारा लोग नहीं यूज़ कर सकता। तो दो ही आदमी जानता था, उसी के पास सब कोई आता था कि भाई मेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, काइंड्स। उसके बाद बहुत जल्दी ही बेलचंपा में एक कंप्यूटर लैब का ये हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, कंप्यूटर लैब डाला गया, लोगों को गार्ड को ट्रेनिंग देना शुरू किया गया। यहाँ फिर मुझे याद है कि उस समय हम लोग पेज मेकर,
डॉस, ये सब पे काम करते थे। उसके बाद पेज मेकर ख़त्म हो गया, डॉस की जगह फिर फॉक्स प्रो आ गया। बहुत सारा चीज़ हम भी चेंजेस दे के आए हैं वर्ड और ये, और अब तो इतना हाईटेक हो गया है। तो हम लोग इनिशियल वो मोबाइल, छोटा सा टैब वाला लैपटॉप का मोबाइल था वो सर का, तो वो सब हम लोगों के लिए एक नया चीज़ था, नया एक्सपीरियंस था। और अब तो सब चीज़ है। हम कंप्यूटर एक्चुअली कंप्यूटर हम शादी मतलब SIS में आने से पहले ही सीखे थे। चूँकि हम एक स्कूल में अप्लाई कर रहे थे कंप्यूटर टीचर के लिए, तो हमने 1 महीने का एक ट्रेनिंग लिया था कंप्यूटर का। हम कंप्यूटर सीखे थे और हम एक्चुअली, जब मैंने बताया ना कि हम पहले कहीं और जॉब करते थे, तो वहाँ मेरा डाटा एंट्री का था, वो बजाज स्कूटर्स का था ऑफिस, वहाँ मैं डाटा एंट्री करती थी। तो वहाँ से हम, चूँकि हम कंप्यूटर पे काम करते थे, तो कंप्यूटर छोड़ के हम EPBX पे आए। तो वो हमने कहा कि हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आए थे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहा। तो हम पहले कंप्यूटर ऑपरेटर से हम थोड़ा डाउन होके टेलीफोन ऑपरेटर में आए। कंप्यूटर हम पहले से जानते थे। हमको कभी कोई परेशानी नहीं हुआ, बीइंग लेडी होने के नाते। हमने कहा कि हम जब SIS में घुसे तो आई फील दैट प्लेस बहुत सिक्योर्ड फील किया। हमको लगा कि हम यहाँ सेफ़ हैं। और आपने देखा वहाँ जितनी टीम महिलाएं थी, उन लोगों को भी हम लेके दिल्ली गए, लाए। और बिहार में उस समय सभी का फैमिली अगर आपको परमिशन दे रहा है तो दैट मीन्स सब कुछ सेफ़ है। तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम वुमेन के हिसाब से नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी नहीं हुआ। आई फील सेफ़, और ये जगह बाकी महिलाओं के लिए भी सेफ़ है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि मैंने ज्वाइन किया था टेलीफोन ऑपरेटर, और आज हम GM ऑपरेशन हैं। तो ये जर्नी में कोई अड़चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अवसर नहीं मिल रहा है और पुरुष को अवसर मिल रहा है, समान अवसर है। हमारे यहाँ बाकी महिलाएं भी हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर से आज VP के पोजीशन में है। तो SIS में महिला होना कोई डिमेरिट नहीं है, कभी भी समान अवसर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब आगे बढ़ने का भी ये नहीं है कि उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जेंट्स को प्रमोशन मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा मैंने कहा ना कि अब जैसे अब IPO का ही टीम था, तो उसमें हम भी एक मेंबर हुए। हो सकता है कि हम थे, पुष्पलता थी, तो महिलाओं को भी नंबर ये दिया गया। जहाँ तक मर्जर वगैरह बाहर जाने की बात है, तो बाहर भी ऑस्ट्रेलिया भी जाने का मौका मिला हम लोगों को भी, लेडीज़ को भी मिला। तो अवसर सब मिलता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ हम कहें कि महिला होने के कारण हम डिप्राइव्ड रह गए। ऐसा कोई SIS में ऐसा कुछ नहीं है कि महिला होने के कारण नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं को गाड़ी भी है, सब चीज़ है, गाड़ी है, ड्राइवर है, एवरीथिंग। सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बाकी कंपनी में क्या होता है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे कंपनी में जेंट्स और फीमेल का कोई मतलब उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। हम चाहेंगे कि ये जो फैमिली कल्चर है वो ऐसा ही बना रहे। इसके लिए लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैमिली कल्चर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यही हमारा USP है। SIS का USP है फैमिली कल्चर, और इसको ये रहना चाहिए। ग्रेट प्लेस टू वर्क में जो मेन थिंग है वो ये है कि हमारे यहाँ महिला बहुत सुरक्षित है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी रोज़ डेवलप हो रहा है। हम लोगों के सुख दुख को हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम है। जितना वेलफेयर ओरिएंटेड यहाँ काफ़ी कुछ है। जीते जी तो है ही, मतलब अगर फैमिली खुदा ना खास्ते अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को भी हम लोग हेल्प करते हैं, और फैमिली को हेल्प करते हैं छोड़ नहीं देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी लेडीज़ है जो हमारे ऑफिसर्स का डेथ हुआ तो हम लेडीज़ को यहाँ जॉब दे रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है यहाँ कि लोग छोड़ते नहीं हैं, उनको फैमिली जो रिलेशन है वो फैमिली मेम्बर की तरह उनको आगे भी ट्रीट करते हैं। SIS घर की तरह है कि प्रोमोटर फैमिली हर चीज़ में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो IPO का लॉन्च हो,
चाहे कोई मर्जर हो या जो हो, हर चीज़ में मर्जर तो खैर एक प्रोफेशनल चीज़ है, लेकिन फैमिली फंक्शन हो तो एम्प्लॉयज़ भी उसका पार्ट होते हैं हमेशा। चेयरमैन रिस्क लेते हैं, शुरू से रिस्क लेते हैं, और वो जो रिस्क लेते हैं वो हमेशा सही रहता है। इसलिए अगर सर कोई रिस्क ले रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट है कि ये ठीक होगा, तो हम उनके आसपास वाले लोग, हम लोग को भी कोई वरी नहीं रहता है कि कोई चीज़ गलत होगा। तो चूँकि सर उस चीज़ को सर खुद डील कर रहे थे, जब वाला ऋतुराज तुरंत मतलब उसकी एंट्री हुई ही थी SIS में, तो सर ही उसको लीड कर रहे थे। तो हम तो पूरे आश्वस्त थे, हमको कोई ऐसा कुछ उसमें नहीं लग रहा था कि हम लोग कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कहा कि GMD भी बिल्कुल फैमिली कल्चर को इनहेरिट किए हैं, जैसे चेयरमैन का था वो फैमिली कल्चर को मेंटेन कर रहा है, लोगों से रिलेशन जैसे चेयरमैन मेंटेन करते थे वो भी मेंटेन कर रहा है। डिफरेंस काम करने के ढंग का है, ऋतुराज बहुत प्रोफेशनल है, सर उतने प्रोफेशनल वे में काम नहीं करते थे, लेकिन ये भी है कि कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो उसमें प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना जो GMD कर रहे हैं वो ज़रूरी है। सर लोग आए ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर बंगला का इंचार्ज था मैं। आज का दिन साहब का बदौलत से मैं यहाँ पर आके चेयर में बैठ के आप लोग के सामने बात करने का मौका भी मिला। फिर दिल्ली बुलाने के बाद मैं अपना ऋतुराज सर के साथ, जब से कॉर्पोरेट ऑफिस खुला तब से मैं ऋतुराज सर के साथ ही हूँ।